दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी लाहौर के एक आम से घराने में रहा करते थे। सादा मिजाज, नरम दिल और खुश इखलाक नौजवान। मौसीकी से इश्क उन्हें बम्बई ले गया और फिर किस्मत ने वहीं से उनका हाथ पकड़ा। आवाज़ का जादू ऐसा था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही उनके चर्चे हर तरफ होने लगे। मगर फिर 1947 का वो साल आया जब बरे-सगीर तकसीम हुआ। एक तरफ माँ बाप और बहन भाई लाहौर में रह गए, दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान कायम रखने के लिए भारत में रहने का फैसला किया। ये जुदाई एक ऐसा जख्म थी जो कभी भर न सका। वक़्त गुजरता गया। रफ़ी साहब ने बेशुमार गाने गाए, शोहरत मिली, इज्जत मिली, लेकिन दिल में एक खला बाकी रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कभी अच्छे न रहे। वीज़ा पॉलिसी सख्त होती गई। यही वजह थी कि वालदैन की बीमारी या खुशी के मौके पर भी वो अक्सर सिर्फ ख़त या फ़ोन के ज़रिए हाल हवाल ले पाते। रफ़ी के वालदैन की आंखों में हमेशा यही ख्वाहिश रही कि एक बार बेटे को सीने से लगा सकें, उसकी पेशानी चूमें। एक वक्त ऐसा आया जब रफ़ी के वालिद और वालदा दोनों शदीद बीमार हो गए। उन्होंने अपने बेटे सदीक से कहा, बेटा अगर मुमकिन हो तो रफ़ी को बुला लो, हम चाहते हैं कि एक बार उसे देखें, उसे सीने से लगाकर दिल का बोझ हल्का करें। सदीक ने यह पैगाम खत या फ़ोन के ज़रिए रफ़ी तक पहुंचाया। रफ़ी ने यह सुनते ही खुद को बेबस पाया। सरहद के उस पार माँ बाप तड़प रहे थे और वो उधर वीज़ा न मिलने की वजह से बेचैन। इतने में खबर मिली कि मोहम्मद रफ़ी का एक बड़ा फंक्शन अमृतसर में है। ये एक मौका था, एक उम्मीद। रफ़ी ने अपने घर वालों को इतला दी, मैं फ़लाँ दिन अमृतसर में हूँगा, तुम लोग लाहौर से वाघा बॉर्डर तक आ जाओ, शायद हम वहाँ मिल सकें। ये सुनकर सदीक अपने वालदैन को लेकर लाहौर से वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। माँ बाप के दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह बेटे को देख लें, बाकी उम्र सुकून से गुजर जाएगी। मुकर्ररा दिन आया। एक तरफ मोहम्मद रफ़ी बड़े प्रोटोकॉल के साथ बॉर्डर पर पहुँचे, दूसरी तरफ वालदैन और भाई लाहौर से पहुँचे। पाकिस्तानी अफसरान को बताया गया कि मोहम्मद रफ़ी के वालदैन हैं। बात सुनकर दोनों तरफ के एहलकार भी जज्बाती हो गए। दरवाजे खोल दिए गए और फिर वो लम्हा आया जब मोहम्मद रफ़ी दौड़कर अपने वालदैन के कदमों में गिर पड़े। माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा, वालिद ने सीने से लगा लिया। रफ़ी की हिचकियाँ बंध गईं, वालदैन के आंसुओं का दरिया बहने लगा। जो भी ये मंज़र देख रहा था उसकी आंखें नम हो गईं। काफ़ी देर मुलाकात चलती रही। जब जाने का वक़्त आया तो एक खातून ऑफिसर ने मोहम्मद रफ़ी को रोक लिया। उन्होंने कहा, मैंने आपके लिए सब मुमकिन बनाया है, अब मेरी भी एक ख्वाहिश है। आप मेरे पसंदीदा गुलकार हैं, मुझे वो गाना सुनाएं, वही हिचकी वाला गाना। मैंने भी ना सीख लिया, वो गाना जो आपने फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए गाया था। मोहम्मद रफ़ी थोड़ा मुस्कुराए और वालदैन के सामने गाना शुरू किया। माहौल पर एक जादू सा छा गया। वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश खड़ा, बस मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में डूब गया। लेकिन गाने के बाद वालिद ने रफ़ी से एक सवाल किया, रफ़ी ये कैसा गाना था, क्या तुम शराब पीते हो? क्योंकि गाने के बोल और मंज़र कुछ ऐसे थे। मोहम्मद रफ़ी ने फ़ौरन वालिद के हाथ थाम कर कहा, बाबा मैंने कभी शराब को छुआ तक नहीं, ये सिर्फ गाने का तकाजा है, मेरी ज़िंदगी साफ़ है। ये सुनकर वालिद की आंखों में इत्मीनान आ गया। भाई सदीक ने भी वालिदैन को समझाया। यूं मुलाकात ख़त्म हुई। मोहम्मद रफ़ी अपने वालदैन को छोड़कर वापस भारत चले गए। लेकिन इस मुलाकात ने दोनों मुल्कों की सरहद पर एक ऐसा मंजर तख्लीक किया जिसे देखने वाले कभी न भूल पाए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये बेटे की तड़प, वालदैन की दुआ और मौसीकी की ताकत का इम्तिजाज थी। नाजरीन, आखिर में छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।